गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमने ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में फॉरफिटर ऑफ शेयर किया था और साथ ही उसके रीइश्यू ऑफ द शेयर को हमने यहाँ पे देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे राइट साइड में राइट टॉप कॉर्नर में आपको लिंक दिख रहा होगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आप सीधे प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो हमारा है नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। ये सबसे पहले समझेंगे कि गुडविल होती क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके क्या नेचर होते हैं, क्या डिफरेंस के टाइप होते हैं, फिर इसके वैल्यूएशन को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी गुडविल होती क्या है। गुडविल इज गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये हम सभी जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। एक जो अच्छा नेम है मार्केट में, जो टॉप का प्लेयर होता है मार्केट में, तो लीडिंग प्लेयर, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन वहाँ पे मार्केट में होती है और वही उसकी यहाँ पे गुडविल कहलाती है। बट डिस्क्रिप्टिव वे में इसको देखेंगे थोड़ा सा। ये जो रेपुटेशन है ये क्या की जाती है, अर्न की जाती है बाई फर्म थ्रू द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी और द इट्स ऑनर्स। यानी कि ये गुडविल जो है एक दिन का काम नहीं है गुडविल को अर्न करना। गुडविल हमारे एक लॉन्ग पीरियड में अर्न की जाती है और ये किसका रिजल्ट होता है, हार्ड वर्क का और ऑनेस्टी ऑफ इट्स ऑनर। यानी कि अपने कस्टमर के प्रति जो लॉयल्टी होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो ये गुडविल होती है। If a firm render good service to the customer who feels satisfied will come again and again and the firm will be able to earn more profit in the future। यानी कि अगर कोई भी हमारा जो सेलर है वो वहाँ पे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जेन्युइन सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है, तो कस्टमर उससे क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और उसके प्रोडक्ट को और उसकी सर्विसेज को बाई करने के लिए फ्यूचर में भी यहाँ पे वो लोग यहाँ पे अप्रोच करते हैं। Thus the goodwill is the value of the reputation of a firm which enables it to earn higher profit in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade। यानी कि गुडविल किस चीज़ में हेल्प करती है, तो गुडविल एक ही मार्केट में सेम तरह की जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनमें कुछ इंडस्ट्रीज की हमारी गुडविल अच्छी होती है, कुछ जो मार्केट है उसकी गुडविल अच्छी होती है, कुछ जो बिजनेस हैं उनकी गुडविल यहाँ पे अच्छी होती है, तो उनको एक नॉर्मल प्रॉफिट से अब प्रॉफिट यहाँ पे गेन करने का अवसर मिलता है। दैट बिकॉज ऑफ हिज हर गुडविल। यानी कि उनकी गुडविल के हिसाब से, उनकी गुडविल के कारण उनको एक उनके कंपैरिजन में जो अदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उनसे एक कदम आगे का प्रॉफिट उनको, यानी कि एक तरह से सुपर प्रॉफिट उनको अर्न करने का यहाँ पे मौका मिलता है। अब फीचर क्या क्या है हमारे गुडविल के? सबसे पहली चीज़ तो हम जानते हैं गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। गुडविल की कोई यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसको हम टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, बट वो एग्जिस्ट करती है हमारे बिज़नेस को इन्हेंस करने के लिए, हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल रहती है। तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, इंटेंजिबल एसेट बोला जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये हमारे क्या होते हैं, ये बिलोंग करती कुछ इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि हमारे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट है क्योंकि ये हमारी बिजनेस की फर्म की वैल्यू को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई फर्म यहाँ पे हर कोई बिजनेसमैन अर्न करता है, बट जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, जिसके पास गुडविल अच्छी है, तो उसको एक तरह से हमें जो उसको प्रॉफिट अर्न होता है वो एक्सेस प्रॉफिट होता है, जिसको एक तरह से हम सुपर प्रॉफिट बोल देंगे। ठीक है, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसकी जो वैल्यू होती है वो एक तरह से कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन इसकी वैल्यू में यहाँ पे होता है, किसकी, गुडविल की। वाइल गुडविल डज नॉट डेप्रिसिएट, इट्स वैल्यू इज लाइबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज ए साइलेंट एसेट इन द बिजनेस वेयर देयर आर सुपर प्रॉफिट्स बट डिक्लाइन इन द वैल्यू विद द डिक्लाइन इन द अर्निंग। यानी कि अगर हमारे पास हमारी गुडविल अच्छी है तो हमारे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होता है और हमें सुपर प्रॉफिट को अर्न करने का यहाँ पे अवसर मिलता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है इसको आगे डिस्कस करेंगे।
अभी आप इतना समझ लो कि हमारे जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट हमें यहाँ पे अर्न होता है, दैट इज अवर सुपर प्रॉफिट। और दूसरी साइड अगर हमें यहाँ पे लॉसेस होने लगते हैं, हम यहाँ पे जेन्युइन सर्विस अपने अपने जो कस्टमर हैं उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे हम डिक्लाइनिंग की ओर यहाँ पे जाएंगे। तो उस केस में हमारी जो गुडविल है वो भी यहाँ पे गिरती रहेगी। तो इसके लिए इसको क्या कहा गया है, कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन इसमें होता है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये गुडविल हमारी पार्ट्स में अगर हम कोई चीज़ सोल्ड करते हैं अपने बिजनेस का, तो उसमें ये वैल्यूएबल नहीं होती है। अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस एक साथ सोल्ड करेंगे तभी ये हमारी गुडविल वैल्यूएबल होगी। फॉर एग्जांपल, आपके एक पर्सन है और उसकी यहाँ पे क्या है, एक बिज़नेस उसका है, ठीक है, बिज़नेस है उसका, एक तरह से ऑटोमोबाइल का बिज़नेस है। अब वो क्या करता है, 5-6 लोगों को, अलग अलग लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेच देता है। यानी कि एंटायर कोई भी चीज़ उसको एक को नहीं बेचता, बल्कि किसी को बाइक्स बेच देता है, किसी को कार बेच देता है, किसी को कुछ बेच देता है, किसी को कुछ। तो उस केस में क्या रहेगा कि गुडविल का बेनिफिट किसी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो उसका नेम और फेम था वो तो उसने किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया। उसने क्या किया, अपने अंदर की जो एसेट्स थी उसको बाइफरगेट करके अलग अलग लोगों को सोल्ड कर दिया। तो इस कारण से जो एक्चुअल गुडविल का एक रेपुटेशन, जो उसका नाम था, वो उसको ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो क्या करता, अपने नाम उसका, जैसे उसका A&A ब्रदर के नाम से बिजनेस है बाई चांस, फॉर एग्जांपल, अगर वो पूरा का पूरा बिजनेस कोई उसको परचेज कर लेता तो उसकी न्यूज़ में आ जाता कि A&A लिमिटेड को किसी ने परचेज कर लिया, तो एक तरह से उसकी गुडविल यहाँ पे इंक्रीज हो जाती। तो ये बात होती है हमारी किसकी, इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। फिर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द गुडविल। हम यहाँ पे कोई गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें पता है कि किसी की अच्छी रेपुटेशन है तो गुडविल हाई है, किसी की ख़राब रेपुटेशन है तो गुडविल लो है। बट एक एग्जैक्ट अमाउंट की हम बात करते हैं, जो परचेज कंसिड्रेशन के टाइम पे एक एग्जैक्ट अमाउंट की हम बात करते हैं, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। कुछ जो कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पे निकाल के देती हैं वैल्यू, बट वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू हम उसको नहीं बोल सकते। This is because its value may fluctuate from time to time due to changing circumstances which are internal and external to business। यानी कि इसलिए हम यहाँ पे जो आपका गुडविल का अमाउंट है ना, वो फ्लैक्चुएट करते रहता है। यानी कि गुडविल आपकी फ्लैक्चुएट करती है। कभी आपने अच्छा सामान, अपनी अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर को दी तो योर गुडविल विल बी हाई इन द मार्केट, बट ऑन दी वाइस वर्सा अगर आपने अपनी कोई ख़राब यहाँ पे बिज़नेस को, प्रोडक्ट को सोल्ड कर दिया, या किसी आपने ऐसे कोई गलती कर दी, तो उसमें आपकी गुडविल कम हो जाएगी। तो एक तरह से गुडविल आपकी फ्लैक्चुएट कर रही है। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि एक तरह से कांस्टेंट नहीं रहती, ये फ्लैक्चुएशन इसमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब गुडविल को हम बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर पाएंगे। पहला हमारा आता है परचेज गुडविल, और दूसरा हमारा क्या आएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहला परचेज गुडविल की बात करते हैं। परचेज गुडविल मतलब कोई भी बिजनेस हमने खरीदा, तो उस बिजनेस के अंदर जो एक्सेस अमाउंट हम पे करेंगे, हमने देखा भी था ना, हमने जो CS में हमने ये भी देखा था कि हमने क्या किया था, जितने की उतनी उसकी एसेट नहीं है, उससे ज़्यादा का हम वहाँ पे अमाउंट पे कर रहे थे। तो वो ज़्यादा अमाउंट हमने, एक्सेस अमाउंट हमने क्यों पे किया, तो वो हमने उसकी गुडविल का अमाउंट पे किया, राइट। इसीलिए परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच ये कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड। यानी कि परचेज गुडविल वो है जिसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन पे किया, यानी कि हमने कोई उसका अमाउंट पे किया, यानी कि कोई हमने सम, उसका मनी हमने उसके लिए पे गई उसकी गुडविल को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल KFC की किसी ने क्या खोली, फ्रेंचाइजी यहाँ पे खोली है, तो उसकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए उसे हर साल के जो KFC है उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वो किसकी वजह से है, क्योंकि KFC एक ऑलरेडी मार्केट में उसकी एक हाई जो गुडविल है वो है, और सभी लोग उसको जानते हैं, और उसके टेस्ट से सभी लोग यहाँ पे वाकिफ़ हैं। तो जो नया यहाँ पे स्टार्टअप करेगा, जो नई उसकी फ्रेंचाइजी खरीदेगा, तो उसको वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इस चीज़ को बना रहे हैं और आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरह से उसका एडवर्टीज़मेंट का खर्चा यहाँ पे बच जाएगा। इसलिए जो KFC है उससे कुछ यहाँ पे एनुअल चार्जेस लेती है, जिसमें गुडविल का चार्ज यहाँ पे इंक्लूडेड रहता है। यही चीज़ यहाँ पे कही गई है।
जब हम क्या कर रहे हैं, कोई कंसिडरेशन पे करेंगे तो उस केस में हमारा गुडविल क्या हो जाएगा, परचेज गुडविल हो जाएगा। एग्जाम्पल बोला है जैसे वन बिजनेस इज परचेज्ड द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ इट्स नेट एसेट। हमने कल बोला था ना, एसेट हमने एक्वायर कर ली थी, एसेट अकाउंट को डेबिट किया था, उसके बाद हमने क्रेडिट क्या किया था, लाइबिलिटी का अकाउंट को किया था और शेयर कैपिटल के अकाउंट को किया था। अगर हमारी ये वाली अमाउंट हमारी ज़्यादा हो गई, यानी कि हमने अमाउंट ज़्यादा पे कर दिया, तो गुडविल के अमाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे थे, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, राइट। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसकी। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। जैसे कि हमने KFC का एग्जांपल दिया, वैसे ही अगर कोई और बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उस केस में ये अराइज होती है। सेकेंड, कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट सो इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कि ये हमारे बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, बिकॉज इसको हम एक इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। और मेन फैक्ट क्या है कि इसके साथ में हमने कंसिडरेशन पे किया। कंसिडरेशन मतलब मनी, हमने कुछ ना कुछ इसके बिहाफ में हमने कुछ ना कुछ उसको पे किया है, जिससे हमने बिजनेस को ख़रीदा, इसलिए इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें यहाँ पे मेंटेन करेंगे। सोन इन द बैलेंस शीट ऑन एन एसेट, आपको पता ही है एसेट साइड में हम इसको इंक्लूड करते हैं। इट इज़ अमोटाइज्ड। अमोटाइजेशन और डेप्रिसिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नेचर दोनों का एक है बट दोनों अलग अलग हैं। डेप्रिसिएशन हमारे फिक्स्ड एसेट पे लगता है, अमोटाइजेशन हमारा इंटेंजिबल एसेट पे लगता है, राइट। जब भी हमारे इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में यहाँ पे डेप्रिसिएट होती है, वैल्यू में कमी आती है, उसको बोलते हैं अमोटाइजेशन। जबकि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट आती है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट। फिर है वैल्यू इज सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेज, यानी कि ये सब्जेक्टिव नेचर का जजमेंट होता है। इसकी वैल्यू दो टाइप के जजमेंट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर का वो होता है जो ऑलरेडी पहले से फिक्स रहता है, जिसकी हमें जो एक तरह से हम कहते हैं ऑब्वियस है, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं, जिसमें हमें कहते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली हम देखते हैं। बट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नेचर का वो होता है जिसमें हम अपने खुद के जजमेंटल के थ्रू निर्णय लेते हैं, और इसीलिए इसमें कहा गया है कि एग्रीमेंट किया जाता है सेलर और परचेज के बीच में, उसी हिसाब से गुडविल की अमाउंट को यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, उसका पेमेंट किया जाता है, राइट। सो लास्ट में बोला है इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इन पार्ट्स। हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कार वाला एग्जांपल हमने देख लिया था, ऑटोमोबाइल वाला, उसमें हमने यही कहा था कि हम अपने बिजनेस को एंटायरली सोल्ड करेंगे तो ही हमें गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। अगर हम पार्ट्स में सोल्ड कर देंगे तो दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल एनी मोर। फिर है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कोई ऐसी गुडविल जो आपने खुद मार्केट में प्ले करके अपनी गुडविल को बनाया है। ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल, इसको इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। It is an internally generated goodwill which arise from a number of factors that a running business process due to which it is enabled to earn more profit in the future। यानी कि आपने अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन अपने मार्केट में बना ली है कि आप फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हो, तो दैट इज़ योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने किसी से गुडविल परचेज नहीं किया, आपने जीरो से स्टार्ट किया और अपने बिजनेस को इतने ऊंचाई तक ले गए कि आज आपकी बिजनेस की जो गुडविल है बहुत हाई है, तो उसकी वजह से आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हो रहा है और फ्यूचर में भी ये हेल्प करेगा आपको एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो दैट इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब इसके फीचर देख लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के। इट इज जनरली इंटरनली ओवर द ईयर्स, यानी कि ये जनरेट किया जाता है इंटरनली। जैसे कि हमने बोला ना, अपने बिजनेस के ऑपरेशन से हम इसको जनरेट कर रहे हैं, हम किसी से परचेज नहीं कर रहे हैं, तो ये जनरेट कहाँ से हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। यहाँ पे हम कोई इसकी कॉस्ट यहाँ पे हम एक तरह से हम यहाँ पे असर्टेन नहीं कर पाएंगे कि हम कितना गुडविल की वजह से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना हम नॉर्मली अर्न करते, तो हम यहाँ पे एक बाइफर्गेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं अपने जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसके लिए। थर्ड है वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, ये सब्जेक्टिव वैल्यू पर डिपेंड करती है, राइट।
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट को बोला गया है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ नॉट बीन पेड फॉर इट। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई परचेजिंग सेलिंग नहीं हो रही है और गुडविल है बट उसका यहाँ पे कोई कंसिडरेशन का अमाउंट नहीं है। आप एक्चुअली कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे कि आपकी गुडविल से आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप किस बेस पे कितना अमाउंट का गुडविल अपने यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखा पाओगे। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स को आप क्या कर सकते हो, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट है इंटेंजिबल जस्ट लाइक गुडविल, तो उसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, राइट, क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं किया जा रहा। अब फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल, यहाँ के अब वैल्यू जो गुडविल की वैल्यू है उसको कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से उसमें फ्लैक्चुएशंस होते हैं। सबसे पहला है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट इट्स प्रॉफिट विल गो ऑन इंक्रीजिंग विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द गुडविल। ऑब्वियसली अगर ऐसा बिजनेस चल रहा है जिसमें हमने एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनस को हमने यहाँ पे अपनी जो ऑब्लिगेशन हैं वो दी हैं, तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हमने ऐसे बंदों को बिजनेस हैंड ओवर कर दिया है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको आपका एक तरह से इफ़िशियंसी कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होगा, बिजनेस हमारा डिक्लाइन करेगा। तो ये हमारा इफ़िशियंट मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है गुडविल। दूसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आप कैसे प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कितनी आप उसमें यहाँ पे वैरायटीज़ दे रहे हो, कितनी आप उसके अंदर आपकी पोटेंशियल है प्रोडक्ट के अंदर, कैसी आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिपेंड कर दी, क्योंकि इससे हमारा जो कस्टमर होता है वो लॉयल बनता है। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उनकी एक तरह से आप क्या कर सकते हो, पोजिशनिंग कर सकते हो जो कस्टमर के माइंड में, तो ये आपकी गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। थर्ड, लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपकी बिजनेस की लोकेशन कहाँ पर है। इफ़ द बिजनेस इज लोकेटेड एट द कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड देयरफॉर विल हैव मोर गुडविल। अगर हम बात करें, अगर आपने बिजनेस ऐसी जगह पे सेटअप कर दिया जहाँ पर आपका प्रोडक्ट कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज है ही नहीं, तो आप क्या कर लोगे, गुडविल कहाँ से गुडविल बन जाएगी आपकी। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे गांव में चले गए जहां पर लोग सारा सब कुछ जितना भी खाने का अनाज है ना, साल भर का हर साल का, वो अपना खुद से पैदा कर लेते हैं और बिजनेस आप वहां पे कर रहे हो अनाज का। अब लोग वहां पे क्यों परचेज करेंगे जब उनके पास खुद के लिए खाने के लिए है, तो उस केस में तो आपका बिजनेस डिक्लाइन करना ही है। इसलिए ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, लोकेशन आपकी क्या है बिजनेस करने की, कन्वीनियंट लोकेशन है, प्रोमिनेंट लोकेशन है या नहीं है, ये बहुत यहाँ पर डिपेंड करता है, राइट। फिर है द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। लॉन्गेविटी का मतलब क्या है कि आपका बिजनेस कितने टाइम पीरियड से चला आ रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, कोई भी यहाँ पे शॉप होती है, कोई रेपुटेड शॉप होती है, वहाँ पे उसके ऊपर लिखा होता है सिंस 1830, 1950, सिंस 2000। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि आप हम पे भरोसा कर सकते हो, हम इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। ये एक तरह से आपकी क्या हो गई, गुडविल हो गई, ठीक है। गुडविल कैसे हो गई कि हम इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमने कोई फ्रॉड किया होता तो हम अभी तक बंद हो गए होते, हमारा ना चल रहा होता बिजनेस। तो इसीलिए इसको यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, ठीक है। इसमें यही चीज़ें लिखी गई हैं। एन ओल्डर बिजनेस इज बेटर नो to its customer, therefore it is likely to have more goodwill, right? When a business enterprise has built up good reputation over a period of the time, the number of customer will be more in comparison to the comparison to the customers of new entrants। यहाँ पे यही चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। फिर है फिफ्थ नंबर पे मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, यानी कि अगर आपने मार्केट में आपकी मोनोपोली है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि आप सिंगल सेलर हो मार्केट में किसी प्रोडक्ट के, तो ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल तो हाई रहेगी, क्योंकि सारे कस्टमर तो आप ही के पास आने हैं, उनकी मजबूरी भी है और सब कुछ आप पे डिपेंड है, ठीक है। और दूसरे, अगर किसी प्रकार के आपके पास राइट्स हैं, ठीक, एक्सक्लूसिव राइट कोई आपके पास है, तो ये भी आपकी क्या करेगी, बिजनेस को इन्हेंस करने में मदद करेगी, आपकी गुडविल को क्रिएट यहाँ पे करेगी।
जैसे कि राइट क्या हो सकते हैं, जैसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करती है। ये सारे जो भी हम देखते हैं, मैगडी है आपका, KFC है आपका, ये सब ट्रेडमार्क किए वाले हैं, ठीक है। इन्होंने अपने जो आपका लोगो है, आपका जो उनका ट्रेडमार्क है, उसको इन्होंने रजिस्टर करा लिया है। तो इस तरह से आपके एक मार्केट में एक छवि बन जाती है। आप लोगो देख के ही पहचान जाओगे कि ये कौन सा बिजनेस है, ये किस जगह का नाम है। उसमें नाम देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आपका MDH मसाले वाले अंकल जी याद होंगे, उनकी अगर फ़ोटो देखोगे तो कौन नहीं पहचानेगा कि ये MDH वाले मसाले वाले अंकल हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा वो उस चीज़ को, गुडविल को क्रिएट कर लिया मार्केट में, राइट। अब कुछ अदर फैक्टर भी होते हैं, जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हैं आपके। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि आपके जो आपके जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में यहाँ पे रिलेशन किस तरह का है, ठीक है, उसको। और दूसरा आ गया फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस। आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे अच्छे रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट आपके फेवर में यहाँ पे है, रूल्स एंड रेगुलेशन में इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ को नहीं पूरा करना है। तो ये आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके गुडविल को यहाँ पे इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, यहाँ पे स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से आपका एक गवर्नमेंट होती है, तो अगर वो बदलते रहती है तो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी चेंज करते रहती है। फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। टाइम टाइम पे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिससे यहाँ पे नए नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा सके मार्केट में। और जो प्रोडक्शंस हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए भी यहाँ पे इनोवेटिव वे में यहाँ पे इसको किया जाए। इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट है। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग टू इस्टेब्लिश द ब्रांड पॉपुलरिटी, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हम सभी जानते हैं कि जब तक उसका एड टीवी पे नहीं आता तो हम उसको क्या करते हैं, जानते तक नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट का एग्जांपल ले लो, उसका इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में एडवर्टीजमेंट किया गया कि वो अभी तक हर किसी को नोन है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास हैं, डिटॉल है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि हर घर घर तक लोगों को पता है इन प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपने एडवर्टीजमेंट में किया है कि वो अभी तक उनको बेनिफिट दे रहा है। तो एक तरह से उनकी गुडविल को मार्केट में क्रिएट कर रहा है। पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ द क्वालिटी, बिल्कुल क्वालिटी तो हमारी जो सबसे ज़्यादा है वो मैटर करती है। अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, वो अच्छा चला, तो आप दोबारा जाके वही प्रोडक्ट फिर से बाय करोगे उसी के वहाँ से। तो आप कहोगे पिछला प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, वो अच्छा चला, तो अभी आप मुझे दोबारा, जैसे आपके एक क्वालिटी के प्रोडक्ट में नाइकी है, रिबॉक है, ठीक है। तो इस तरह की जो कंपनीज़ हैं वो अच्छे शूज़ यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, जो आपके एक क्वालिटी शूज़ होती हैं, महंगी होती हैं बट एक तक क्वालिटी प्रोडक्ट होती हैं, राइट। तो ये थे हमारे फीचर्स गुडविल के। अब देखते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं गुडविल का, हमें क्या जरूरत पड़ेगी वैल्यूएशन करने की है गुडविल की। Whenever the mutual right of the partners changes to party which makes a sacrifice must be compensated. दिस बेसिस ऑफ द कंपनसेशन इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो फर्म में पार्टनर होते हैं वो अपने कुछ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का कुछ पार्ट यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो उस सेक्रीफाइस करने के बदले में जो उनको गुडविल का अमाउंट मिल पाएगा, ठीक है, गुडविल का उनको शेयर ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में जब भी यहाँ पे चेंजेस होंगे तो गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा, राइट। आप उसमें पार्टनरशिप में पढ़ते होगे ना, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वो चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो आपको गुडविल का अमाउंट बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा जब भी नया यहाँ पे बंदा एंटर होगा या पुराना बंदा कोई यहाँ पर छोड़ के गया या उसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, ठीक, उस टाइम पे आपको वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। और साथ में अगर किसी प्रकार का कोई बिजनेस आपका सोल्ड हो रहा है तो उसमें भी आपको अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वो क्या क्या है। देखिए, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, जैसा कि मैंने बताया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने बढ़ता है रेशियो, घटता है रेशियो, तो वो चीज़ें हैं, उस समय आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा गुडविल का। दूसरा है ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर। आप किसी नए पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट कर रहे हो तो उस केस में भी आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का आप सेक्रीफाइस करके उसको दे रहे हो, तो उस केस में भी वैल्यूएशन का गुडविल होगा। आपको जो गुडविल वो अमाउंट वो लेके आएगा, तो उसकी जो गुडविल का अमाउंट है वो आपको मिलेगा, इसलिए आपको वहाँ पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
ऑन रिटायरमेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि कोई रिटायरमेंट हो गया पार्टनर का या डेथ हो गई तो उस केस में भी यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो शेयरिंग रेशियो है ये फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगी। व्हेन अमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स टेक प्लेस, यहाँ पे अमलगमेशन हो जाता है, अमलगमेटेड हो जाती है, यानी कि दो फर्म यहाँ पे मिल जाती हैं, तो उस केस में भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो या अदर चीज़ें जो हैं उसकी परचेज कंसिडरेशन के लिए, इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे। वेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, मैंने जैसे कि बताया कोई अगर आप बिजनेस सोल्ड करोगे, पार्टनरशिप फर्म हो चाहे कंपनी हो चाहे आपका कोई स्टार्टअप हो, तो उस केस में भी आपको वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल करनी पड़ेगी, राइट। अब बात करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे क्या क्या मेथड होती हैं हम जिससे वैल्यूएशन कर सकते हैं अपने गुडविल के अमाउंट का। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ द गुडविल एज इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। In case of sale of the business, its value depends on the mutual agreement between the seller and the purchaser of the business। यानी कि यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली जो एग्जैक्ट अमाउंट है गुडविल का उसको कैलकुलेट करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट यहाँ पे एक हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो सेलर और के बायर के बीच में है उसके थ्रू हम एक अमाउंट निकाल लेते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं बेसिकली, जो कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है और जो कंसिडरेशन के टाइम पे यहाँ पे किया जाता है, ठीक, परचेज कंसिडरेशन के टाइम पे। और इस अमाउंट के एक अप्रोप्रिएट करने के लिए एक यहाँ पे 3 मेथड अलग अलग दी गई हैं जिससे आप वैल्यूएशन कर सकते हो अपने गुडविल का, राइट। मैथमेटिकली आप इसका वैल्यूएशन यहाँ पे कर सकते हो। 3 मेथड हैं, इसमें एक चौथी मेथड भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, चौथा था एन्युटी मेथड, ठीक है। हम 3 मेथड की यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एज इट नेम सजेस्ट एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये क्या है, सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है और ये आपके सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मेथड है। In this method, goodwill is calculated on the basis of the number of the past years. Average of such profit is multiplied by the agreed number of the years. यहाँ पे कहा गया है कि इसमें क्या किया जाता है, पिछले सालों का जितने साल का आपको प्रॉफिट दिया है उसका बेसिकली एवरेज आप निकाल लोगे, जितना एवरेज निकल गया उसको एवरेज प्रॉफिट बोल देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। एवरेज प्रॉफिट तो आपके समझ में आ गया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है, तो ये वो प्रॉफिट है जो आपको फ्यूचर में भी अकर होने वाला, यानी कि जो एवरेज प्रॉफिट है ना, जो एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया वो आपके फ्यूचर के कितने सालों में भी आपको मिलेगा। जैसे आज आपका 2,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आया, तो भविष्य में कितने साल तक आपको 2-2 हज़ार रुपये हर साल प्रॉफिट होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द परचेज, ठीक है। ये आपको ईयर्स में दिया रहता है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट से, तो हमारा गुडविल का अमाउंट निकल आएगा, राइट। ये हमारे क्या है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, और उसके बाद गुडविल का अमाउंट कैसे हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द परचेज। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होके गुडविल की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। इतना सा फॉर्मूला इसका। इसकी अभी कैलकुलेशन देखेंगे, मैंने सारे न्यूमेरिकल्स डाले हैं हर एक मेथड के, लास्ट में अभी न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल फॉर्मूला देख लो, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके गुडविल आपको निकल के आ जाएगा। ए वायर ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बेसिकली हर कोई वायर चाहता है कि आपका जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसको हम एस्टिमेट कर पाएँ कि हम कितना अर्न कर पाएंगे। इसके लिए वो क्या करता है, एक एवरेज निकालता है पास्ट ईयर प्रॉफिट का। इसको ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हैं एक तरह से, कि आपने हर साल कितना प्रॉफिट अर्न किया उसका एक आप एवरेज निकाल लोगे तो आप मान के चलते हो कि फ्यूचर में भी आपको एक एवरेजली इतना प्रॉफिट अर्न हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, फ्यूचर प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस इन द past profit indicate as to what profits are likely to occur in the future, ठीक है ना। therefore the past profit are averaged, इसलिए past profit का हम एवरेज निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट एवरेजली यहाँ पे होने वाला है। बट बिफोर कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, द प्रॉफिट अर्न इन द पास्ट मस्ट बी एडजस्टेड इन द लाइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन।
ये फ्यूचर के कुछ एक्सपेक्टेशंस में इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या वो चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जो यहाँ पे इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड की जानी चाहिए पास्ट ईयर के जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है उसमें, ठीक है। कुछ फैक्टर हैं जो इसको फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए इन फैक्टरों को हमें अवॉइड करना है अपने एवरेज प्रॉफिट में से। वो क्या क्या चीज़ें हैं? पहली, अब नॉर्मल इनकम ऑफ ए ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यानी कि आप क्या करोगे, अब नॉर्मल इनकम कोई है तो उसको आप अपने जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस कर दोगे। अब इसका क्या रीज़न हुआ, देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक एस्टिमेशन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उस केस में अब नॉर्मल इनकम ऐसा तो नहीं है आपको हर बार ही हो जाए, इस बार हो गया, अगर हम उसको एवरेज प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्रॉफिट है वो भी आपका बढ़ जाएगा। और हो सकता है अगले साल जो आने वाले साल हैं उसमें आपको वो गेन हो ही ना, क्योंकि अब नॉर्मल गेन हमेशा थोड़ी हो जाएगा, वो तो कभी कभार ही होगा। इसलिए इस अमाउंट को पूरी तरीके से यहाँ पे हटा दिया जाता है ताकि हमें एक एक्यूरेट एस्टिमेट यहाँ पे पता चल पाए कि हम कितना अर्न करने वाले हैं, राइट। अब नॉर्मल आपका इसमें से माइनस हो जाएगा अब नॉर्मल प्रॉफिट। फिर है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब नॉर्मल लॉस को आप इसमें ऐड करोगे। अब एबनॉर्मल लॉस इसमें ऐड क्यों हुआ, देखो एबनॉर्मल लॉस क्या है, आपका एक तरह से घाटा है, और नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दो होते हैं। क्योंकि नॉर्मल लॉस आपका क्या है, नॉर्मल लॉस आपका वो है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, नॉर्मली वो चीज़ होगी तो होगी, नॉर्मल है वो होना, ठीक है। किसी भी तरह का हो गया, डिजास्टर की तरह उससे हो गया, किसी भी वजह से हो गया तो नॉर्मली वो हो जाएगा, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया उससे हो गया, या कुछ भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया मार्केट में, कुछ भी हो गया, उससे जो लॉस होता तो उसको तो आप क्या कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो। बट अब नॉर्मल लॉस जो है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, उसको आप रोक सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन की हमारी जो गलती है उसकी वजह से होता है। हम जो मिस्टेक्स करते हैं उसकी वजह से हमें अब नॉर्मल लॉस होते हैं। जैसे कि आपके चोर आपके सामान को चोरी करके ले गया, आपके वहाँ आग लग गई, आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई घाटा हो गया, किसी प्रकार के कोई किसी ने फ्रॉड कर दिया, तो इन चीज़ों को हम ये मान के चलते हैं हम इनको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आज हो गया तो कल भी हो जाएगा, तो इसलिए हम इस जो हमारा अबनॉर्मल लॉस है इसको भी हम एडअप करते हैं, इसको माइनस नहीं करते। अगर सिस्टमेटिक होता तो हम इसको माइनस करते, क्योंकि ये हर बार होना है, लेकिन ये अनसिस्टमेटिक टाइप का रिस्क है आपका अबनॉर्मल लॉस, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और इसको प्रॉफिट में बैक ऐड कर देंगे, एडिशन इसका कर देंगे, राइट। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रही है, कुछ भी आपके अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। फिर थर्ड है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यानी कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपका कोई इन्वेस्टमेंट किया आपने, ठीक है, उसमें से अगर किसी प्रकार की कोई इनकम होती है तो आप क्या करोगे, उसको माइनस करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये आउट ऑफ दी आपकी बिजनेस की इनकम है, ठीक है। आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, किसी आपने अदर बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो ये आपके बेसिकली जो मेन कोर्स का बिजनेस है उससे रिलेटेड इनकम नहीं है। जो आपने ऑपरेशनल बिजनेस आपका चल रहा है, जो आपने प्रोडक्शन करी, उसकी सेलिंग करी, उससे रिलेटेड नहीं है। आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपको इनकम मिली, हो सकता है कल को लॉस हो जाए, फिर क्या करोगे। तो इसलिए इसको यहाँ पे अवॉइड किया जाएगा, इसको माइनस किया जाएगा इस इनकम को, राइट। ये थी हमारी कुछ 3 फैक्टर जिनको हमको या तो अवॉइड करना है, ठीक है, या तो एडिशन करना है या तो सब्सट्रैक्ट करने हैं, और कैसे करना है, क्यों करना है, ये भी मैंने आपको समझा दिया उसका रीज़न। अब दूसरे मेथड की बात आती है। दूसरा मेथड बेसिकली यही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसमें दूसरा कुछ वेट यहाँ पे असाइन कर दिए हैं, तो इसका नाम हो जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ही रहेगा ये, इसमें वेट असाइन कर दिया जाएगा। वेट कैसे असाइन किया जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो 2011 में 1 वेट इसको दे दिया, 2012 में 2 वेट दे दिए, 2013 में 3 वेट दे दिए और 2014 में 4 वेट दे दिए, ठीक है। जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा था ऊपर, अब क्या करेंगे हम, इस जैसे 2001 के प्रॉफिट में इस वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2012 के प्रॉफिट में इस वेट को 2012 के वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2013 के प्रॉफिट में इसके वेट को 2013 के वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही 2014 के वेट में इस 2014 के वेट को हमको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम इसके जितने वेट हैं, 4 + 3 + 2 + 1, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे करना क्या है, आप ऊपर क्या कर रहे थे, वो डिफरेंट डिफरेंट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया था, सबको ऐड ऑन कर ले रहे थे, तो बट यहाँ पे क्या है, वेट असाइन कर दिया, तो वेट से आपको ज़रूर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद वेटेड प्रॉफिट आपके पास निकल के आएगा। वेटेड प्रॉफिट को आप वेट से, यहाँ ऊपर नंबर ऑफ द ईयर से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे वेट से आप नंबर ऑफ वेट से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बाकी का जो आपका सेम मेथड है वो आपका चालू रहेगा। उसके बाद आपने क्या किया, ईच ईयर प्रॉफिट आर मल्टीप्लाइड बाई असाइनिंग वेट्स, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपके पास टोटल प्रॉफिट इंटू डिवाइडेड बाई टोटल वेट, ये आपके पास क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सेम ऐसे ही प्रॉफिट का जो गुडविल का फॉर्मूला है वो एज इट इज़ रहेगा, बस आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा, वेट असाइनिंग का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, राइट। तो ये बात थी हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट की। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर्ड बेटर देन द सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये आपका थोड़ा सा इससे बेटर मेथड मानी जाती है, बिकॉज इट असाइन मोर वेटेज टू द प्रॉफिट ऑफ द लेटेस्ट ईयर विच इज़ मोर लाइकली टू बी अर्नड इन द फ्यूचर। ये आपके एक तरह से आपके क्या करती है, प्रॉफिट को, लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट को यहाँ पे वेट के साथ बताती है कि कितना आपका वेटेज है प्रॉफिट के अंदर। तो ये एक तरह से एक्यूरेट होने के चांसेस इसके ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसलिए इसको यहाँ पे प्रेफर ज़्यादा किया जाता है। अब दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, ये आपका एक सुपर प्रॉफिट होता है। सुपर प्रॉफिट ऊपर भी टर्म आया था, मैंने बोला था नीचे समझाऊंगा। तो आपका देखिए यहाँ पे इस थ्योरी को आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको जनरली समझा देता हूँ सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखिए एक तो आपका होता है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा आपका होता है नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट तो कैसे निकालते हैं, हमने ऊपर निकाल लिया, बट नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जब हमें रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे गिवन दिया होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक, और कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। इन दोनों के बेस पे हम क्या निकाल पाएंगे, अपने सुपर प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे करेंगे, हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट, जैसे हम ऊपर निकाले थे निकालेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा तो हम उससे क्या निकाल पाएंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट। बस हमारा निकल के आ गया सुपर प्रॉफिट। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो जैसे हमने ऊपर निकाला था वैसे निकाल लेंगे, और नॉर्मल प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मली आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो वहाँ पे आपको रेट और रिटर्न दिया रहेगा, जिससे हम मल्टीप्लाई करके अपना क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट हम निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट की अमाउंट हम निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एसपी निकल गया सुपर प्रॉफिट। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एसपी पहले आएगा या आप एवरेज प्रॉफिट पहले आएगा या नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रख लो, ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिक वाइज, एन बाद में आता है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, एपी आएगा, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आएगा, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे सीधे मेथड पे चलते हैं। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, गुडविल का अमाउंट क्या है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सीधा फॉर्मूला वही है जो एवरेज प्रॉफिट का था, बट यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई। जैसे आपने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 4 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है, 10% की आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, तो सीधे सीधे आपके पास क्या आ गया, 40,000 का आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास आ गया। तो आप इसको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे तो यू विल गेट सुपर प्रॉफिट। आफ्टर दैट द फॉर्मूला विल बी अप्लाई of goodwill equal to super profit and number of the year purchase, and final amount will be your amount of the goodwill, right। तो ये बात थी हमारी किसकी, और इसमें एक कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकलता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे है, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस ऑल एसेट इंक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होती हैं। इसको डिटेल में भी कैपिटलाइजेशन मेथड में देखेंगे।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे। अब कैपिटलाइजेशन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन में दो तरह से हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे गुडविल की। एक तो हम क्या करेंगे, अपनी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, और दूसरा हम अपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, राइट। पहला एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, दूसरा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब है उसको 100 पर लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे उसको बताता हूँ अभी। Under this method, first of all we calculated the average profit and then we assessed the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is also called capitalized value of average profit. It is calculated as under. यहाँ पे देखिए, average profit into 100 upon normal rate of return. ये आपकी हो गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैसे, आपको क्या दिया है, देखिए एवरेज प्रॉफिट, बाई चांस आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट पे बेस है। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आ गया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपको। और क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ पे गिवन होगा। तो आप क्या करोगे, आपके बाई चांस यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकल के आई 1,00,000 रुपये, और रेट ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे गिवन है 10% क्या, तो आप कैपिटलाइज कैसे करोगे इसको, 100 पे इसको लेके जाओगे, 100 पे बनाओगे और नीचे रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, तो ये आपकी वैल्यू कैपिटलाइज्ड हो गई। आपके पास 10,00,000 रुपीज़ जो आ गया, ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट। इतना तक सही है। अब जब आपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल दी, अब आप क्या करोगे, इसमें से कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, आपका टोटल एसेट में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर गुडविल के अमाउंट निकाल देंगे। अब आगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने निकाला था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाल दी थी, उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी गुडविल की। अभी समझेंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल वही हम ले लेते हैं। हमारे पास 10,00,000 का आया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे, 10,00,000 हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास बाई चांस 5,00,000 का है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, टोटल एसेट्स में से आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को आप माइनस करोगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगी, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोलते हैं। तो इस केस में आपके पास वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई, 5,00,000 रुपये की यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल आपके पास निकल के आ गई। आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे ही हमने एवरेज प्रॉफिट का किया, अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सीधे सीधे आपने कैपिटलाइज्ड करना है इसको भी, जैसे आपने ऊपर किया था उस तरह से, ठीक है। ये आपकी बात हो गई। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके ये आपके रहेगा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के कैलकुलेट करने का, जो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे आप गुडविल निकाल सकते हो अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट आपको पता ही है क्या होता है, AP माइनस NP। तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 पे ले जाके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपके पास गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। तो ये मेथड थी हमारी। अब चलते यहाँ पे, ये ख़त्म कर दिया हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन। अब चलते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। अब आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहला इलस्ट्रेशन है आपका 2012 में, यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, ये 2012 में इतना, 2013 में ये टोटल आपको प्रॉफिट गिवन है, और आपको बोल रखा है इसमें कि आप गुडविल निकाल लो अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, निकाल देते हैं। आपका क्या आया, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर। आपके पास ये प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपका ऐड करके कितना आ गया, 3,03,400 आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 साल का दिया है। आपके पास आ गई अमाउंट 75,850 रुपये की अमाउंट आपके पास क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट की। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इसमें 2 साल दिया था, ठीक है, 2 साल से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किसको, जो आपकी एवरेज प्रॉफिट निकल के आई है उसको। तो आपके पास अमाउंट किसकी आ जाएगी, गुडविल की अमाउंट आ जाएगी, विच इज़ 1,51,700,
ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। दूसरा इलस्ट्रेशन हमारा है, ये आपका है आपका सुपर प्रॉफिट का। यहाँ पे प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में, अलग अलग साल का अलग अलग प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है, ये आपका बेसिकली वेट वाला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यहाँ पे है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। द वेट टू बी यूज्ड आर, इतना वेट आपको यहाँ पे यूज करना है। 2011 में 1, 2012 में 2, 2013 में 3, 2014 में 4, 2015 में 5। करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, जो प्रॉफिट दिया है इससे हम वेट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगी उससे हम फिर, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रॉफिट को, तो पहले साल का हमारे पास कितना आ गया, 43 हमारे पास आ गया, ये 43। दूसरे साल का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लाख बन गया। थर्ड ईयर का ये आ गया मल्टीप्लाई, ये पूरा मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्रॉफिट दिए हैं और ये हमारे वेट असाइन किए गए हैं। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ गया 9,84,400। अब इसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ वेट से, नॉट नंबर ऑफ ईयर से, ठीक है, नंबर ऑफ वेट से इसको हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वेट कितने हो गए, 15 हो गए, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 था ना, यही था, नहीं 5 नहीं था, 4 तक ही था। देख लेते हैं एक बार, नंबर ऑफ वेट कितने थे, 5 तक थे, ठीक है, हाँ 5 तक थे, तो हमारे 15 हो जाते हैं, ठीक है, राइट। 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये आपका 15 हो गया टोटल वेट। तो आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ वेट से। 65,600 आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के, अभी गुडविल नहीं निकली है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ द परचेज से, जो कि दिया है 2 साल का। 65,500 को 2 साल से डिवाइड कर दो, 1,31,200 की आपकी नेट अमाउंट ऑफ द गुडविल निकल के आ गई। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, एवरेज प्रॉफिट जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा वेट असाइन कर दिया तो वेट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी यहाँ पे सेम प्रोसीजर रहेगा एवरेज प्रॉफिट की तरह। अब चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। एग्जाम्पल दिया गया है, अब यहाँ पे पूछा गया है प्रॉफिट आपको अलग अलग साल का दिख रहा है, 36,000, 40,000 और 44,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है। और द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 1,20,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे दी गई है 1,25,000 की, जो बेसिकली वैल्यू है। ए फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व्ड ए 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% आपको दे दिया गया है। कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी आपको दे दी गई है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेज एट द सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर लास्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, निकाल देते हैं। सबसे पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट, इन सब का एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, 40,000 आ गया, सभी को जोड़ के 3 से भागा दे दो, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारा एवरेज प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया, राइट। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दी गई है, यानी कि एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कितना की हमें दिया गया है, तो हम उससे 1,20,000 लिखेंगे। 1,20,000 हमें दिया गया क्वेश्चन में, उससे 10% हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और हम 10% उसका कैलकुलेट कर देंगे, तो 12,000 अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ए को पहले रखना है AP माइनस NP मान से। ठीक है, तो क्या हो गया, 40,000 आपका क्या है एवरेज प्रॉफिट है, 12,000 क्या निकल के आया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया, तो 28,000 की जो वैल्यू है वो आपकी सुपर प्रॉफिट वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, यानी कि आपने इतने रुपए का सुपर प्रॉफिट कमा लिया 28,000 का। तो बस गुडविल को निकाल दो, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। 28,000 सुपर प्रॉफिट था, 3 साल के लिए इसको बोला है, तो आपके पास 84,000 आपके पास निकल के आ गई वैल्यू ऑफ द गुडविल। सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये आपका कैपिटलाइजेशन का है। यहाँ पे बोला है मिसेज आराध्या हैविंग द एसेट ऑफ ₹10 लाख, 10 लाख की यहाँ पे एसेट है, लाइबिलिटी दी गई है 4,40,000 की। द फर्म अर्न्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹90,000, यहाँ पे दिया गया हमें ये वैल्यू दी गई है नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू 90,000।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन बॉडी 15%। यहाँ पे बोला है कि आपको 15% का जो प्रॉफिट है वो 15% का आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे हम, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिया गया है। और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 90,000 रुपीज़ का। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एसेट और लाइबिलिटी दी है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा होता है एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो हम मान के चलते हैं ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है 4,20,000 की और 10 लाख की एसेट दी गई है। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड के, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5,80,000 की, जो कि आपकी अमाउंट आई कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट तो सॉरी आपके पास क्या है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट तो आपके पास है, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। 5,80,000 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिटर्न जो कि 15% दिया है और डिवाइड कर दो 100 से। इस तरह से 5,80,000 आपके पास क्या आया, ये आया आपके पास क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसको 15% से आपने मल्टीप्लाई किया, 100 से आपने डिवाइड कर दिया, 15% निकाल दो बेसिकली, सीधी सी बात। तो आपके पास आ गया 87,000, जो आपके पास क्या निकल के आया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या बारी है, अब है हमें सुपर प्रॉफिट निकालने की। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था 90,000 का, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया ये वाली अमाउंट 87,000, तो हमें प्राप्त हो गया 3,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट। जब हमें सुपर प्रॉफिट हो गया, बस गुडविल के फॉर्मूले में आपको रखना है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, मैंने बोला था कैपिटलाइज करने के लिए 100 पे लेके जाएंगे, 100 पे ले जाएंगे, नीचे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डाल देंगे। बस आपने क्या किया, 3,000 100 पे कर दिया, नीचे रेट ऑफ रिटर्न 15%, गुडविल कितनी आ गई, 20,000 की गुडविल अपने पास आ गई। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल, जिससे आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि किस तरह से हम अलग अलग मेथड को यहाँ पे अप्लाई करके अपने गुडविल की वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 3 मेथड हमने देखी थी, दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सी मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी एक और मेथड हमने देखी थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 मेथड देखी थी हमने, एक देखी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरी देखी थी कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ मेथडोलॉजी सेम है, बस 1-2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सो आई होप गाइज, अगर आपको ये एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से आ गया हो तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हैं तो बोलने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, आप सब्सक्राइब कर ही दोगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने में। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, जो मेजॉरिटी लोग बोलेंगे वही टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।